बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये पेशावर का थाना अरमड़ का इलाका है और उसकी हदूद में मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब शहीद हो गए हैं। अब ये जो मुफ्ती साहब हैं, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पूरा खैबर पख्तूनख्वा उन्हें जानता है। जो लोग पश्तो बोलते हैं उनको आइडिया है। बड़े शानदार मुकर्रर, बड़े ज़बरदस्त आलिम दीन और पेशावर की एक जानी मानी शख्सियत, और अपने मौक़िफ़ की वजह से और अपने दबंग मौक़िफ़ की वजह से ये लोगों में बहुत मकबूल थे। इनके बहुत सारे जो वीडियो क्लिप्स हैं, बहुत सारे जो ऑडियो क्लिप्स हैं, वो हर तरफ सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते थे। और जिसकी वजह ये है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत खुल कर तनकीद करते थे। जब ये मंजूर पश्तीन साहब की पार्टी ने एक बहुत बड़ा इकट्ठ किया था अक्टूबर में, तो उस वक्त भी ये काफ़ी मुतहर्रिक थे। फिर आर्मी चीफ ने जब कुरानी आयात सुनाकर हवाला दिया, तो उसके बाद इन्होंने बहुत तनकीद की थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर। ख़वातीन के एहतराम के हवाले से जब उन्होंने बात की, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब पे मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब एक नक्काद के तौर पे उनके खिलाफ याद रखे जाते हैं, और इन्होंने बहुत तनकीद की आर्मी चीफ साहब के ऊपर। उसके बाद DGI-SPR पे इन्होंने बहुत तनकीद की, उनके बयानात पे उन्होंने बहुत तनकीद की, और ह्यूमन राइट्स के लिए ये आवाज़ें उठा रहे थे। इमरान खान साहब के मामलात में ये आवाज़ें उठा रहे थे। जो जुल्म, ज़्यादती और बर्बरियत की जा रही है पाकिस्तान में, उसके खिलाफ ये आवाज़ें उठा रहे थे। तो मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब एक इख्तलाफी आवाज़ थे, एक इंडिपेंडेंट आवाज़ थे और एक नज़रियाती आवाज़ थे, जो एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म और जबर का निशाना बनने वालों के साथ खड़े हो रहे थे। अब DGI-SPR ने जब ये बात की थी ना कि आपको जहेज़ में मिले हैं ये सारे मादनियात, तो इस पे इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक तकरीर की थी और बहुत ज़्यादा तनकीद की थी DGI-SPR पे। कुछ इंटरव्यूज़ भी इनके बड़े वायरल हुए थे। थोड़े दिन पहले इन्होंने कहा जी कि मेरी जान खतरे में, और थोड़े दिन पहले इन्होंने बताया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, और वो बताते हैं कि उनको धमकियां दी जा रही हैं कि वो अपने मौक़िफ़ के हवाले से लचक पैदा करें। लेकिन मुफ्ती साहब ने अपने मौक़िफ़ के हवाले से लचक पैदा नहीं की, और पश्तूनों की नज़र में या पश्तून नौजवानों की नज़र में उनकी बड़ी अहमियत और बड़ी वक़्त थी। लेकिन अब वो कत्ल हो गए हैं। एक धमाका किया गया और उस धमाके के नतीजे में दीवार के पास ID लगाई गई है। फिक्स एक बम किया गया था, और मुफ्ती साहब जब वहाँ करीब थे तो धमाका किया गया, जिसके नतीजे में मुफ्ती साहब शहीद हो गए। उनकी जो फैमिली है वो बहुत परेशान है। जितने खैबर पख्तूनख्वा में लोग हैं, वहाँ पे ये एक बहुत बड़ी खबर की तरह फैली है। लोग इसके ऊपर मजम्मत कर रहे हैं, इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने इसके ऊपर बहुत तनकीद की है, हुकूमत को आड़े हाथों लिया है, एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया है। बल्कि फजलुर रहमान साहब ने जब आज सहाफ़ियों से मुलाकात की, तो उसमें उन्होंने कहा जी मुल्क तो हुकूमत चला ही नहीं रही, मुल्क तो चला रही है एस्टेब्लिशमेंट, और एस्टेब्लिशमेंट मुल्क को ठीक नहीं चला रही। ये जाली हुकूमत है और ये एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई हुई है, और आज सारा कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। वही सब कुछ, जो कुछ भी मुल्क के साथ हो रहा है उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। तो शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और ये बाकी लोगों के बारे में उन्होंने कहा कोई औकात नहीं है और ना इनके पास कोई इख्तियार है। इख्तियार सारा का साथ जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है। बहरहाल ये एक और इख्तलाफी आवाज़ आज बंद हो गई। एक और ऐसी आवाज़ जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करती थी, उसको खामोश करवा दिया गया। यही कुछ पाकिस्तान में किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। रज़ी ताहिर साहब के बकौल ये मुफ्ती साहब जो है, इन्होंने बाकायदा हुकूमत को आगाह किया था कि इनकी जान को ख़तरा है और इनको धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी और अब वो शहीद हो गए हैं। और अब हुकूमत कहेगी जनाब ये बड़ा नुकसान हो गया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इनके लिए स्पेशल सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना चाहिए था, जो बहुत ज़रूरी था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा किया नहीं गया और मुफ्ती साहब जो हैं वो शहीद हो गए। इससे पहले देखें, 1 महीने के अंदर 2 बड़े उलमा शहीद हो गए हैं। हामिदुल हक साहब की शहादत हुई इससे पहले, जो मौलाना समीउल हक साहब के बेटे हैं कोड़ा खटक में, और उसके बाद अब जो है ना मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब की शहादत हो गई है। और इससे पहले बलूचिस्तान के अंदर एक आलिम दीन मुफ्ती जिन्होंने कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी में मदद की थी, उनकी भी जो है उनको भी शहीद किया गया। वहाँ पे जो है वो भारत के अंदर इसको बहुत बड़ी खबर बनाया गया। भारत ने बहुत सारे टारगेट पाकिस्तान में अचीव किए हैं, लेकिन पाकिस्तान की एजेंसियाँ भारत को रोकने के बजाय इस वक्त एक ही टारगेट अचीव कर रही हैं, वो है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नाज़रीन, एक खबर यह है कि जिस शख्स ने पाकिस्तान में पेट्रोल को 70 रुपए लीटर करना था, अब वही शख्स पाकिस्तान का वजीर आज़म है। यानी ये शहबाज शरीफ का एक बयान मैं निकाल कर आपके सामने रखता हूँ। ये जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो कोरोना वायरस के दौरान शहबाज शरीफ साहब का बयान था, पूरी दुनिया की हालत बुरी थी, पतली थी, महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ रही थी। तो शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट दिया था कि हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमत 70 रुपए फी लीटर मुकर्रर करे
कीमत कम करने से हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा, यानी हुकूमत को नुकसान ही नहीं होगा। आलमी मंडी में पेट्रोल की जितनी मर्जी कीमत हो, वो कह रहे जी कीमत कम करें, इससे हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हुकूमत फायदे में रहेगी। 70 रुपए लीटर पेट्रोल बेचे। आज वही शख्स जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब पेट्रोल आलमी मंडी में महंगा हुआ करता था, उस वक्त वो सस्ता पेट्रोल मांग रहा था और 70 रुपए लीटर पेट्रोल मांगता था। आज उस शख्स की हुकूमत है और उसने पेट्रोल की कीमत नहीं, पेट्रोल के ऊपर जो सिर्फ लेवी है उसको बढ़ाकर 70 रुपए कर दिया। कीमत तो इसके बाद शुरू होगी ना, यानी अगर पेट्रोल 1 रुपए लीटर भी हो ना तो फिर 70 रुपए लीटर नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि 70 रुपए तो उसके ऊपर लेवी ले रहा है। जिस शख्स ने यह दावा किया था कि उसकी हुकूमत होती तो वो 70 रुपए लीटर पेट्रोल बेचता, और इमरान खान को 70 रुपए पेट्रोल बेचना चाहिए लीटर, क्योंकि इससे हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। आज उस शख्स की हुकूमत है। आलमी मंडी में पेट्रोल इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की निस्बत आज 40% सस्ता है, लगभग आधी कीमत पे मिल रहा है। और ये बेच कितने में रहे हैं? 70 रुपए तो सिर्फ उसके ऊपर लेवी ले रहे हैं। अंदाजा कीजिए आप ये कैसे फ्रॉडी हैं जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। इसमें सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं अप्रैल 2022 में जब खाम तेल की कीमत $117 फी बैरल थी तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए फी लीटर थी। अब आलमी मार्केट में खाम तेल 3 साल की कम तरीन सतह पर यानी $68 फी बैरल पे आ गया है, तो पाकिस्तान में पेट्रोल 256 रुपए फी लीटर है। फिर भी फार्म 47 की हुकूमत शिकस्त खोरदा वुज़रा कहते हैं कि महंगाई में तारीखी कमी हो रही है। तो ये महंगाई में कमी तो नहीं हो रही, महंगाई में इजाफा ही हो रहा है। और ये हुकूमत ऐसे ही चल रही है जैसे वो PIA का तैयारा एक टायर के ऊपर लैंड किया है। यानी मेरी समझ से बाहर है कि क्या दुनिया की कोई ऐसी एयरलाइन भी हो सकती है जो इतनी गाफिल हो कि टायर उतारे तैयारे का और फिर भूल जाए, और बाद में वो तैयारा जो है वो लैंड हो जाए एक टायर के ऊपर। ये किसी जर्नलिस्ट ने खबर दी, उन्होंने कहा जी वो टायर उधर से मिल गया है, और ये गफलत है। यानी ऐसी गफलत कैसे हो सकती है कि एक टायर के ऊपर तैयारा चला गया, लैंड हो रहा है? यानी इससे ज्यादा भोंडी और गलीज हरकत हो नहीं सकती। और इस एयरलाइन के ऊपर अब कौन ट्रैवल करेगा? बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं या यूरोप में रहते हैं, वो अक्सर ये कहते हैं जी PIA का रिस्क आप ना लें। इवन जो PIA के अंदर काम करने वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं जी हमारे तैयारे इस काबिल नहीं है, ना हमारी सर्विस इस काबिल है, आप यहां पे अपनी जान का रिस्क ना लें। ये मुझे मेरे 2-3 दोस्तों ने ये बात बताई। हम ये बात करते नहीं इसलिए कि पाकिस्तानियों का मामला है, पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान के रेवेन्यू और पाकिस्तान के इदारे का मामला है, लेकिन जान से कीमती तो कोई चीज नहीं होती ना। जब आप इंसानी जानों से खेलना शुरू कर देंगे तो सिर्फ हम इसलिए खामोश रहे कि जनाब ये पाकिस्तान की एयरलाइन है, इसको ऊपर उठाना है, चाहे लोग उसके अंदर मरते जाएं। तो एक टायर के ऊपर इन्होंने ऐसे तैयारे को लैंड करवाया जैसे इन्होंने फार्म 47 के ऊपर असेंबली के अंदर बंदे लैंड करवाए थे। यानी हर चीज इस हुकूमत की जाली है, हर बात में इस हुकूमत की 2 नंबरी है। नादरीन, एक और पाबंदी लग गई है पाकिस्तान में, और सिर्फ एक लाइन का पैगाम भिजवाया गया है न्यूज चैनल्स को। सोराब बरकत साहब ने भी खबर दी है, और न्यूज चैनल को सिर्फ एक लाइन का पैगाम भिजवाया गया, और यह पैगाम वहीं से गया जहां से जाता है। यानी मुझे टीवी चैनल वाले जब कह रहे थे ना कि आपको हम रखना चाहते हैं अपनी टीवी चैनल में, लेकिन हमें एक NOC दरकार है, तो वो NOC जो है वो पैमरा ने नहीं देना होता, हुकूमत ने भी नहीं देना होता, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, एजेंसियों ने देना होता है, या ISPR से जारी होगा। तो अब जनाब एक लाइन का हुक्मनामा आया टीवी चैनल्स को और उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। देख लेते हैं ना कौन सा टीवी चैनल उन्हें दिखाता है कि इम्तियाज गुल इज बैंड फ्रॉम अपीयरिंग ऑन टेलीविजन, कि अब इम्तियाज गुल साहब को बैन कर दिया गया है, टेलीविजन पे उनको नहीं दिखाया जाएगा। वजह क्या है? इम्तियाज गुल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था जब अमेरिका को पकड़ के हवाले किया गया था शरीफुल्लाह को, तो उन्होंने कहा था कि ये एक कामयाबी के तौर पे आप देख रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक नेगेटिव खबर है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बवक्त इस मामले को उठाया था और उसके बाद एक नया नैरेटिव बना था। तो इम्तियाज गुल साहब पे बहुत गुस्सा है जनाब एस्टेब्लिशमेंट को, और उसके बाद उनके स्टेटमेंट्स, क्योंकि वो तनकीद करते हैं हुकूमती पॉलिसीज पे, एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज पे, लिहाजा उनको भी अब दीवार के साथ लगा दिया गया, और उनको भी जनाब अब मना कर दिया गया कि किसी सूरत भी इम्तियाज गुल साहब अब टीवी चैनल पे दिखाई नहीं देंगे। फिलहाल ये दावा है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में धमाके हुए, मैंने आपको रिपोर्ट किए कि ग्रेनेड्स के साथ जो है वो धमाके किए गए, आलम दीन जो है उनको शहीद कर दिया गया। थोड़े दिन पहले एक और आलम दीन को भी शहीद किया गया था। अब कोयटा के अंदर इस वक्त इतला आ रही है कि 3 जोरदार धमाके हुए हैं, जिनमें 7 अहलकार जख्मी और 1 शहीद हो गया है। ये रात गए इतला आई है कोयटा के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। इस्लामाबाद में खुदकुश बमबारों के दाखिले की इतलात भी सर्कुलेट कर रही हैं,
जबकि लाहौर में 2 खुदकुश बमबार दाखिल हुए जिनमें से एक पकड़ा गया है, दूसरे के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो फ्लोट कर रही हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान में एकदम बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सबकी तवज्जो इस दहशतगर्दी की तरफ नहीं है, बल्कि हुकूमत की तवज्जो इस बात पर है कि किसी तरह भी करके इमरान खान साहब को या उनकी पार्टी को रोका जाए। नादरीन, वॉइस ऑफ अमेरिका ने बड़े अहम सवालात उठा दिए हैं ये जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ इसको लेकर के, और वॉइस ऑफ अमेरिका का यानी इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर बार बार बात कर रहा है कि जो DGISPR ने और हुकूमत बलूचिस्तान ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बारे में कह रहे हैं कि जी जो बयान किए गए मामलात या जो दावे किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हकायक उनसे मैच नहीं करते। ऐनी शाहिदीन कुछ और बातें बता रहे हैं, मुसाफिरों ने जो कहा वो कुछ और है, और जो DGISPR ने और सरफराज बुगटी ने कहा वो कुछ और है। जबकि अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिले ही नहीं हैं, जिनके बारे में पता ही नहीं चला कि वो लोग गए कहाँ पे। और इस बारे में बहुत सारे लोकल सहाफ़ी भी आवाज़ें उठा रहे हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका ने आवाज़ उठाई है, कुछ और आलमी मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। इंडियन मीडिया तो इसके ऊपर प्रोपेगेंडा वो तो करते ही रहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नादरीन, एक मौलाना तारिक जमील साहब का स्टेटमेंट आया, और मौलाना तारिक जमील साहब वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने कहा कि उन्हें यकीन था कि इमरान खान जेल काट लेगा। यानी इससे पहले हमने जिसका भी इंटरव्यू सुना, जिस बहरूपिये का हमने इंटरव्यू सुना, उसने यही कहा, उन्हें ये नहीं, मुझे नहीं लगता था कि इमरान खान जेल काट सकता है या कैद काट सकता है। मैं आपको पहले दिन से ये कह रहा हूं कि इमरान खान कैद काट लेगा। ये जिस इमरान खान को पुराना जानते हैं वो कोई और था, ये इमरान खान एक मुख्तलिफ आदमी है। मेरी इमरान खान साहब से बात हुई है, जिस एतमाद के साथ वो जेल में जाने और जेल की कैद काटने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे थे, ये आदमी हार नहीं मानेगा। मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि इमरान खान सच्चा, दयानतदार और मोमिन आदमी है। मुझे यकीन था कि वो ये कैद काट लेगा। अगर अडयाला जाकर उससे मिलने का मौका मिला तो कहूँगा शाबाश, कमाल कर दिया तुमने, तारीख बदल दी। और दूसरे जो बहरूपिये हैं या को मौलवी हैं या इधर उधर से जो लॉन्च किए जाते हैं, वो कहते हैं जी वो तो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि इमरान खान जो है वो डर जाएगा, इमरान खान जो है वो भाग जाएगा, इमरान खान जो है वो बुज़दिल है, हार मान जाएगा। ये सारी बातें वो करते थे, लेकिन अब वो सारे अपने बेचारे गोंगलों से मट्टी झाड़ते हैं। अब उन्हें शर्म भी नहीं आती, माफ़ी भी नहीं मांगते इमरान खान से कि हमने तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं जी मुझे पहले दिन से यकीन था कि इमरान खान ये जेल काट लेगा। नादरीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मैंने आपको इससे पहले एक वीलॉग में कहा भी था कि मैं जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, आपके साथ कुछ हकायक शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ मैंने वो चीज़ें निकाल कर रखी हैं। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैप नंबर 1 है, इसको अगर आप देखते हैं, ये ज़रा मैप मैंने आपके सामने रखा है, इसको आप देखें। चाइना ने एक इनिशिएटिव शुरू किया इससे चंद साल पहले, और ये उनकी दहाइयों की, कई दहाइयों से जो वो मेहनत कर रहे हैं, ये उसका नतीजा है। चाइना ये चाहता है कि उनका माल दुनिया के हर कोने में पहुंचे, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अब चाइना कर रहा है। वो ये चाहता है कि उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों या उनका इक्विपमेंट हो, घर में इस्तेमाल होने वाला सामान हो, खाने पीने की चीज़ें हो, मसनूई चीज़ें हो, इस्तेमाल की चीज़ें हो, कुछ भी हो, दुनिया में हर जगह पे जहां सारिफीन मौजूद हैं वहां पे डायरेक्ट चाइना का माल पहुंचना चाहिए। उसके लिए चाइना ने एक मनसूबा बनाया जिसको बेल्ट एंड रोड का मनसूबा कहते हैं। इसमें चाइना ने ज़मीन के ऊपर बहुत सारे रास्ते बनाने थे जहां से वो अपना माल दूर दराज के मुल्कों तक ले जाता, और इसके अलावा चाइना ने समंदर के अंदर भी कुछ बंदरगाहों को इस्तेमाल करना था ताकि दुनिया के साथ उसकी कनेक्टिविटी बढ़ जाए। अब चाइना ने इसको नाम दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके जरिए से चाइना ने जाना कहाँ कहाँ था वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो चाइना ने जाना था यूरोप, एक उसने पहुंचना था रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप, और उसके बाद अफ्रीका में। ये था चाइना का पूरा मिशन कि एशिया में हर तरफ उसका माल जाए, जैसा कि ये आपका ईस्ट एशिया के ममालिक हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस तरफ भी उसका माल जाए। उसके बाद जो रशिया है या रशिया से अलग होने वाली स्टेट्स हैं जिनको सेंट्रल एशिया आप कहते हैं, वहाँ पे उसका माल जाए। ईस्टर्न यूरोप में उसका माल जाए, और फिर जो यूरोप है, जर्मनी तक, फ्रांस तक, वो उसका माल वहाँ पे पहुँचे। ये इसका प्लान था। जबकि मिडिल ईस्ट के अंदर भी चाइना टारगेट कर रहा था मार्केट को कि यहाँ पे भी हमारा माल जाना चाहिए, और इसके साथ साथ चाइना का जो बड़ा एक मंसूबा था वो पूरे के पूरे अफ्रीका की मार्केट को कैप्चर करने का था। इसके बाद अगले मरले में चाइना ने जो लैटिन अमेरिका है उसके बारे में पूरा एक मंसूबा बना रखा है। वहाँ पे ऑलरेडी चाइना का बहुत सारा सामान जाता है। तो ये चाइना का पूरा एक बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव था कि हमने दुनिया के अंदर
اپنے ایسے رستے بنانے ہیں جن رستوں کے ذریعے سے چائنا کے مال کی رسد نہ رکے، خام مال چائنا کو آتا رہے اور چائنا پروڈکشن کر کے پوری دنیا میں مال بھیجتا رہے۔ چائنا کا فارمولا یہ بھی ہے کہ وہ دنیا میں مختلف ممالک کے اندر انڈسٹری بھی لگانے جا رہا تھا کہ جس جگہ پہ جو مال چاہیے اس کو وہیں پہ بناؤ اور وہیں پہ اس کو بیچو اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، یا قریبی ملکوں میں وہاں سے نکالو۔ اس کے تحت وہ پاکستان میں بھی کام کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ پہلا نقشہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بیجنگ سے شروع ہوتا ہے اور یہ کئی سٹیٹ سے ہوتا ہوا افغانستان کے قریب سے سینٹرل ایشیا سے گزرتا ہے، پھر ایران میں داخل ہو جاتا ہے، وہاں سے یہ ترکی میں چلا جاتا ہے اور یہ آگے چلا جاتا ہے۔ نیچے والی اگر آپ ریڈ لائن دیکھیں تو یہ سمندر کے اندر ٹریول کرتی ہے کنارے کنارے پہ، یہ چائنا سے نکل کر نیچے تھائی لینڈ کی طرف آتی ہے، یہاں سے یہ بنگلہ دیش کی طرف جاتی ہے، بنگلہ دیش کی بندرگاہ جو ہے وہ چائنا کے پاس ہے، اس کے بعد یہ نیچے آ جاتی ہے شری لنکا میں، یہاں پہ بھی ایک بندرگاہ چائنا کے پاس ہے، پھر یہ آ جاتی ہے گوادر میں، عملی طور پہ گوادر کی بندرگاہ اس وقت چائنا کے پاس ہے، اور پاکستان کیونکہ پیسے واپس نہیں کر پائے گا تو پھر کیا کرے گا پاکستان، بندرگاہ ہی دینی پڑے گی، تو یہاں پہ بھی چائنا اس کو یوں استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے یہ عمان کی طرف جاتے ہیں، عمان سے آگے یو اے ای کو ٹچ کرتے ہیں اور وہاں سے یہ عراق کے ساتھ بصرہ میں جا کے ٹچ کر جاتے ہیں، اور پھر یہی لائن جو ہے وہ عمان میں سٹے کرنے کے بعد نیچے نکلتی ہے اور افریقہ کے ممالک کو جا کے ٹچ کرتی ہے اور پورا بر اعظم افریقہ پھر یہ آگے سے کور کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جناب اس کی پہلی پکچر جو آپ نے دیکھی۔ یہ دوسرا نقشہ آپ دیکھیں، اس میں ذرا آپ کو اور کلیئرٹی کے ساتھ نظر آئے گا۔ جو اوپر یلو والا ہے یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اس میں آپ غور کریں تو اب یہ نئے نقشے کے مطابق افغانستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ افغانستان میں جب سے یہ نئی حکومت بنی ہے تو انہوں نے انگیجمنٹ کی ہے چائنا کے ساتھ، اور اب افغانستان نے بھی بیلٹ اینڈ روڈ کے لیے اپنے ملک سے جگہ دی ہے چائنا کو، تو چائنا افغانستان کو بھی استعمال کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ترکمانستان، ازبکستان، کرغزستان، تاجکستان، ان سارے ملکوں میں سے گزرتا ہوا، ایون منگولیا میں سے بھی گزر رہا ہے، تو یہ پہنچے گا استنبول اور وہاں سے پھر ماسکو کی طرف، اور ماسکو سے آگے پھر یورپ میں داخل ہوگا اور بیلجیم کی طرف جائے گا، نیچے سے اٹلی کی طرف جائے گا، اور جو گرین والی آپ کو لائن نظر آ رہی ہے یہ سارے سمندری رستے ہیں، یہ بھی یورپ کو جا کے ٹچ کریں گے اور کینیا میں نیچے افریقہ تک پہنچیں گے۔ پھر یہی مال جو ہے وہ آپ کا ساؤتھ افریقہ تک بھی جائے گا۔ یہ نیکسٹ جو تیسرا میپ ہے اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یورپ کو کیسے گھیرا ہے۔ یہ جو اوپر کر کے آپ کو ایک پورا ایک منہ سا نظر آ رہا ہے ریڈ کلر کا نقشے کے اندر، تو اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یورپ کو کس طرح سے چائنا گھیر رہا ہے۔ ہماری جتنی بھی مصنوعات ہیں وہ یورپ میں پہنچنی چاہیے، ہمارے رستے جو ہیں وہ یورپ کے ساتھ بھی کھلنے چاہیے۔ یہ جو ڈاٹڈ لائنز ہیں یہ بحری جہازوں کا رستہ ہے، اور یہ جو ریڈ لائن ہے یہ کوریڈور ہے، یعنی یہ اس کے اوپر ٹرک چلیں گے، کنٹینرز چلیں گے، تو یہ وہ والا رستہ ہے۔ اچھا، پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں گرین لائن آپ کو نظر آ رہی ہے جو گوادر میں جا رہی ہے کاشغر سے شروع ہو کر، یہ ہے سی پیک، پاک چائنا اکنامک کوریڈور، یہ سی پیک ہے جناب۔ اب اس سی پیک کا کیا چائنا کو کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں پاکستان اپنے آپ کو گیم سے آؤٹ کرتا چلا جا رہا ہے، وہ کیسے کر رہا ہے ذرا اگلا نقشہ آپ دیکھیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ نیکسٹ میپ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کے اندر یا افغانستان کے اوپر والے جو ممالک ہیں اس کے اندر استنبول میں، ترکی میں، ایتھنز میں، وینس میں، جرمنی میں، ماسکو میں، ہر جگہ پہ چائنا اپنا بیلٹ اینڈ روڈ کا انیشیٹو یہ بلو لائن میں لے کر گیا ہے، اور جو ریڈ لائن ہے یا جس کو آپ پنک لائن کہہ سکتے ہیں یہ سمندری رستوں سے یورپ تک بھی جا رہا ہے، افریقہ تک بھی جا رہا ہے، سینٹرل ایشیا نہیں، پاکستان کو گوادر کو ٹچ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ گلف ممالک تک یعنی جو عرب ممالک ہیں وہاں تک بھی جا رہا ہے۔ تو یہ آپ نے چاروں میپ دیکھ لیا۔ پاکستان نے کیا گیا، پاکستان نے اپنی پالیسی کو بدلا۔ میں آپ کو بار بار یہ کہا کرتا تھا آج سے چند سال پہلے تک کہ ایک بہت بڑا پاکستان کے پاس موقع ہے اور چائنا کے لیے ایک سب سے چھوٹا رستہ بننے جا رہا ہے۔ یہ جو اتنے لمبے رستے چائنا عبور کر رہا ہے پاکستان کے لیے، گوادر کی بندرگاہ اور یہ جو سی پیک کا روڈ ہے، یہ سب سے چھوٹا رستہ بن جائے گا۔ لیکن پاکستان نے امریکہ کی باتوں میں آ کر امریکی جنگ کا حصہ بننا پسند کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کے کچھ تعلقات ملکوں کے ساتھ خراب ہو گئے، اور اس کے بعد پاکستان میں ایک انارکی کا دور شروع ہو گیا۔ اس انارکی کے دور میں پاکستان میں دہشت گردی بڑھتی چلی گئی، چائنیز جو جتنے بھی انجینئرز ہیں ان کے اوپر بہت سارے اٹیکس ہوئے، بہت سارے حملے ہوئے، حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ اب پاکستان کے اندر ٹریول کرنا مشکل ہے۔ گوادر میں جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا گیا، چائنا نے وہاں پہ یہ بنایا، بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، میں نے وہ دیکھا بھی ہے۔ تو گوادر ایئرپورٹ کے اوپر جو انٹرنیشنل لیول کا ایئرپورٹ ہے، کہا جا رہا تھا کہ ایئرپورٹ بنے گا تو گیم چینجر ہو جائے گا۔ کوئی ایک انٹرنیشنل فلائٹ ابھی تک گوادر ایئرپورٹ کے اوپر نہیں اتری، اتنے مہینے ہو گئے افتتاح کر کے آ گئے یہ۔
क्यों नहीं उतर रही इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर इंटरनेशनल फ्लाइट्स गवादर में? उसकी वजह यह है कि आप दुनिया में अकेले होते जा रहे हैं। ओमान जो गवादर के बिल्कुल सामने वाक़ है, क्योंकि पाकिस्तान ने गवादर का जो ये जजीरा है ये ओमान से लिया था, पहले ये ओमान की मलकियत होता था। अगर आप ओमान में खड़े हो जाएं समंदर के किनारे मखसूस जगहों पे तो आपको गवादर नज़र आता है। और अगर आप गवादर में ऊपर जाके जहाँ वो पीसी होटल बना हुआ है वहाँ टॉप पे जाके आप खड़े हो जाएं तो वहाँ से आपको ओमान की लाइटें रात के वक्त आपको नज़र आती हैं। तो ये जनाब ओमान ने अपने वीज़े बंद कर दिए पाकिस्तानियों के लिए, दुबई ने अपने वीज़े बंद कर दिए पाकिस्तानियों के लिए, सऊदीया जो है वो उम्रे के वीज़े रिजेक्ट करता चला जा रहा है। अरब ममालिक पाकिस्तान से नाराज़ हैं। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात वैसे ही ठीक नहीं है। अफगानिस्तान के साथ हमने अपने ताल्लुकात जानबूझ के हम बर्बाद कर रहे हैं। इंडिया के साथ वैसे ही ताल्लुकात ठीक नहीं है। और चाइना परेशान है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पूरी दुनिया में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया है। तो वो जो हमारी एक अपॉर्चुनिटी थी, हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा और बेड़े ही गर्क कर लिया पकड़ के। अब हालात ये है कि चाइना वो रास्ते ढूंढ रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो पाकिस्तान को बाईपास करके जा रहे हैं। मैक्सिमम होगा पता कि आने वाले दिनों में अगर हमने अपना किबला ठीक ना किया और अगर हम पाकिस्तान के अंदर अमनो अमान लाने में हम कामयाब ना हुए और पाकिस्तान के अंदर कॉन्फिडेंस वापस रीबिल्ड ना किया, पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम ना आया, अमनो अमान ना आया, तो फिर चाइना बाहरों बार रास्ते ढूंढेगा और वो सिर्फ आपकी गवादर की बंदरगाह को इस्तेमाल करेगा। और उसने पहले ही कई मुल्कों की बंदरगाहें ले ली हैं, आपको भी अपनी बंदरगाह देनी पड़ जाएगी क्योंकि पैसे वापस करने की तो अब औकात है नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।